सोचो गैस, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ एक फ्लास्क रूट से आप हजारों वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो। मैं नहीं मानता। सोचने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लग सकता है गाइस, लेकिन ये फ्लास्क में 100% पॉसिबल है। क्योंकि आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अमेजोन जैसे वेबसाइट्स इन डायनेमिक वेब पेजेस को बनाते हैं। तो बिना कोई डिले किए चलते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आपको अभी ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बनाने का मोटिव भी वही है। अच्छा, क्या है वो 3 कॉन्सेप्ट, जरा देखना। पहला है हमारा रिडायरेक्ट, दूसरा है हमारा यूआरएल फॉर, तीसरा है हमारा डायनेमिक यूआरएल पैरामीटर्स। ये अपन काम नहीं करता, बस टीचर की वाइब के लिए। ओके गाइस, चलो। अब ये 3 कॉन्सेप्ट से क्या मिलता है गाइस, अगर हमें ये 3 कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गए, जैसे मुझे हो गया, अच्छा, आप रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बना सकते हो। आप रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स को बना सकते हो जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होती है, जो कि हर एक प्रोग्रामर इनको यूज करता ही करता है अगर इसको किसी एक वेबसाइट बनाना है तो गाइस, क्या है ये तीनों, मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो यार एक बार मेरे साथ पिछले पार्ट के अंदर हमने क्या किया या फिर पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इस चैप्टर को स्किप मत करना, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तब आपको ये बात समझ पे आ जाएगा कि हमने बेसिकली किया है। यस, गाइस, हमने पिछले वीडियो के अंदर बेसिकली HTML टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हैं हमने सीखा, मतलब कि टेम्पलेट्स फोल्डर को बनाया, उस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर HTML फाइल को बनाया और उसको कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। उसके बाद रेंडर टेम्पलेट को यूज करके किस तरीके से एक index.html या फिर किसी भी .html फाइल को हम लिंक कर सकते हैं थ्रू फ्लास्क, मैं आपको वो भी बता दिया हूँ। सेकेंडरी पॉइंट गाइस, ये जिंजा 2 क्या होता है ये मैं आपको बताया हूँ। किस तरीके से हम पाइथन और HTML के बीच में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, मैं वो भी चीज आपको बताया हूँ। मतलब कि हमने पिछले पार्ट के अंदर, फिर पिछले वीडियो के अंदर 50% ऑफ फ्लास्क को खत्म कर दिया है। अब इस पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं ऐसे 3 कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रिडायरेक्ट। अभी रिडायरेक्ट क्या है, देखो यार, मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में या फिर भाई भाई के लैंग्वेज में समझाता हूँ। रिडायरेक्ट यानी कि यूजर को ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर भेजना। यूजर कौन है, जो मेरे वेबसाइट को या फिर जो भी वेबसाइट को यूज कर रहा है, जैसे कि मैं या फिर आप, जो भी मेरे वेबसाइट को यूज कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर भेजना। भेजना यानी रिडायरेक्ट करना, यानी रिडायरेक्ट करना, रिडायरेक्ट यानी भेजना। सिंपल यार, रिडायरेक्ट यानी भेजना। ये पेन काम ही नहीं करता, क्या लिखूंगा मैं। अब देखो, रिडायरेक्ट को हम एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। रिडायरेक्ट का मतलब है या फिर रिडायरेक्ट का काम यह है कि एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर भेजना। एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल। अभी यूआरएल क्या है, देखो ब्राउजर के लिए किसी भी चीज ना जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई देती है ना HTTPS करके, ये यूआरएल ही कहलाता है। लेकिन यूआरएल यानी कि हमारे लिए रूट्स होते हैं। रूट यानी कि जो रूट मैं फ्लास्क के अंदर बताऊंगा, जैसे कि डॉट रूट करके मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके होम लिखा, राइट, ये मेरे लिए रूट है। लेकिन ब्राउजर के लिए ये रूट नहीं है, ये एक URL है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि URL का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कि किसके पास कितना नॉलेज है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले यार इसको हम एक बार प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्लियरली सारी चीजें क्लियर हो जाए। बात तो सही है। ये रहा हमारा main.py एम्प्टी फाइल। आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ऐसा आपको टाइप करना। आपको ये सारी चीजें पता है कि हम यहाँ पे इन चीजों को टाइप क्यों कर रहे हैं। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, नहीं दिखा रही है तो वो मेरी गलती। तो देखो यार, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जैसे इसका प्रोसीजर था वैसे मैं यहाँ पे इसको बनाते जाऊंगा और इसका एक होम पेज को ओपन करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं इसका होम पेज को दिखा दिया और रिटर्न करके हेलो वर्ल्ड, और फाइनली मैं यहाँ पे ऐप डॉट रन। हाँ गैस, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हमने पिछले वीडियो तक यहाँ पे हमने ऐप डॉट रन ही यूज किया था। मैं आपको एक ऐसा लाइन बोलूंगा या फिर एक ऐसा कोड बोलूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, debug इज इक्वल्स टू ट्रू। अब ये क्या करता है, देखो कुछ नहीं है यार। debug इज इक्वल्स टू ट्रू करता क्या है कि आप जो भी रिसेंट चेंजेस किए हो फ्लास्क सर्वर को रन करने के बाद, मतलब कि प्रोग्राम को रन करने के बाद आप जो भी रन किए हो, मतलब आप जो भी कोड में चेंजेस किए हो, उस चेंजेस को ऑन टाइम वो रिस्टार्ट करता है।
मतलब कि मान के चलो आपने ऐसे बेसिक सा बना हुआ कोड को रन कर दिया। ओके, आपने ऐसे बेसिक सा बना हुआ कोड को रन कर दिया तो आपका फ्लास्क कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया, वर्ड की जगह मैंने वर्ड सी लगा दिया। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली दूसरा बार आ चुका है, पहली बार यहाँ पे आ चुका है, फिर दूसरा बार आ चुका है। मतलब कि ये क्या हो रहा है, जितने बार मैं सेव दबाऊंगा उतने बार ये रीस्टार्ट करेगा। इसीलिए नेक्स्ट केस, अगर कुछ भी एरर्स आ जाती है ना हमारे इस प्रोग्राम पे, तो वो एरर्स मुझे डायरेक्टली ब्राउजर में ही दिखा देता है कि ये देखो जिंजा 2 का एरर है। मतलब कि जो भी एरर्स होते हैं, अब आप समझो, मतलब अभी तक ये समझो कि debug equals ट्रू को यूज करके हम आउटपुट में एरर्स को देख सकते हैं, एज वेल एज ऑन टाइम हम फ्लैश को रिस्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको पता है क्या होगा कि हमें आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड करके नजर आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, अभी रिडायरेक्ट क्या करता है देखना। मैं यहाँ पे ना एक रूट बनाता हूँ ऐप डॉट रूट के नाम से, मतलब कि ऐप डॉट रूट करके मैं यहाँ पे ना मेन नाम का एक रूट बनाता हूँ। डेफ मेन किया और मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न रिडायरेक्ट करूंगा। इस लाइन से, इस लाइन में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के मेन नाम का एक रूट बनाया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मेन नाम का एक फंक्शन भी बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। ओके, ये बात हमें भी पता है, हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी दिखानी होती है फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न दिखा देते हैं, मतलब कि आउटपुट में सेंड करनी होती है। लेकिन यहाँ पे रिडायरेक्ट दिया, चलो ठीक है, रिडायरेक्ट को यूज करना था, हमें रिडायरेक्ट तो लिखना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्यों छोड़ दिया। देखो, रिडायरेक्ट यानी यूआरएल, एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे भेजना, मतलब है कि एक रूट से दूसरे रूट पर भेजना। मैंने क्या किया, इस रिडायरेक्ट को यूज करके मैंने बोला कि मुझे इस फॉरवर्ड स्लैश मेन से मुझे अपने फॉरवर्ड स्लैश के पास भेज दो। मतलब कि रिडायरेक्ट को मैंने क्या बोला कि मुझे इस मेन से इस होम पेज पे सेंड कर दो वापस। मतलब कि मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा फिर से अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड आएगा। लेकिन अगर मैं फिर से मेन करके लिखूंगा तब भी मुझे हेलो वर्ल्ड आएगा और यहाँ पे मेन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिडायरेक्ट को बोल के रखा है कि भले कुछ भी हो जाए मुझे आउटपुट में इस हेलो वर्ल्ड को ही रिटर्न कर दे, मतलब कि इस फॉरवर्ड स्लैश रूट को रिटर्न कर दे। अगर गाइस मैं यहाँ पे एक और रूट दे देता, ऐप डॉट रूट करके, मैं यहाँ पे प्रोफाइल करके एक रूट दे देता और डेफ नाम करके प्रोफाइल नाम का एक फंक्शन बना लेता, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा हाय श्रीहन। अब मैं क्या करूंगा देखना, मैं जब रिडायरेक्ट में इस प्रोफाइल करके दूंगा, मैं जब भी इस फॉरवर्ड स्लैश मेन को चलाऊंगा, तो क्या होगा देखना, ऑटोमेटिकली मैं जब भी इस फॉरवर्ड स्लैश मेन को चलाऊंगा तो मुझे हाई श्रीहन करके आएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रिडायरेक्ट को ये बोला कि मुझे स्लैश प्रोफाइल नाम का एक रूट पे सेंड कर दो, मुझे भेज दो। तो रिडायरेक्ट भैया ने बोला ठीक है भाई मैं भेज दूंगा, मुझे स्लैश प्रोफाइल नाम का एक रूट बना के दे दे। तो हमने बना के दे दिया और ये भी अपना काम कर दिया और हम भी अपना काम कर दिए, ही वाज सेटिस्फाइड। क्या बोला तुम? ओके गाइस, तो इस तरीके से हम रिडायरेक्ट को यूज करते हैं अपने फ्लास्क के अंदर। आप यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हो। ओके गाइस, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो जूम कर लो स्क्रीन को या फिर मैं ही जूम कर देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से हम लोग इसके रिडायरेक्ट का बेसिक सा कोड लिखता है। यहाँ पे क्लियरली देखो कि रिटर्न रिडायरेक्ट करके हमने क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया ताकि मैं जब भी इस रूट पे आऊं तो मैं ऑटोमेटिकली वापस इसी रूट में चले जाऊं। ओके यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो अब रिडायरेक्ट कहाँ यूज होता है। रिडायरेक्ट हम लॉग इन सक्सेसफुल या फिर डैशबोर्ड या फिर प्रोफाइल पेजेस को शो करने के लिए आफ्टर लॉग इन एंड साइन अप, अगर जब भी आप लॉग इन करते हो तब आपके जब क्रेडेंशियल्स होते हैं वो अगर सही होते हैं, जब सही होते हैं तब आप जाते हो प्रोफाइल के पास, राइट। ऑटोमेटिकली आप बोलते नहीं हो कि मुझे प्रोफाइल में जानी है, वो ऑटोमेटिकली भेज देता है आपको। सिमिलरली कुछ गलत हो जाता है तो आपको अलग पेज नजर आती है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके, मतलब कि ये भी ऑटोमेटिकली आता है। आप बोलते नहीं हो कि मेरे क्रेडेंशियल्स गलत है, मुझे आउटपुट में ये दिखाओ करके। मतलब कि ऑटोमेटिकली जब भी हमें कोई वेब पेज दिख जाती है, जैसे प्रोफाइल हो, एरर पेज हो, वो हम रिडायरेक्ट की मदद से करते हैं। ओके गाइस, फ्लास्क के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब यार ये समझो कि यूआरएल फॉर होता क्या है। देखो मैं अगर आपको भाई भाई के लैंग्वेज में समझाऊंगा ना यूआरएल क्या होता है, तब आपको क्लियरली समझ पे आएगा।
देखो यूआरएल को मैन्युअली लिखने की जगह ऑटोमेटिकली बनाना, मतलब कि ऑटोमेटिकली रूट को हमारे एचटीएमएल को दिखाना। क्या बोल रहा नहीं समझ पा रहा ना, मैं आपको बताता हूँ। दिस बेसिकली होता क्या है, हमें जब भी एक पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना होता है तब हम क्या करते हैं, एचटीएमएल के अंदर अपना एंकर टैग को यूज करके एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर अपना रूट का नाम दे देते हैं। यस गाइस, हम तो यही देते हैं, प्रोफाइल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे अपने मेन इस पे रिटर्न करके, मैं अपना होम पेज पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके जब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रिटर्न करूँगा और मैं इस प्रोग्राम को वापस चलाऊँगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली गाइस हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ जाएगा। जैसे मैं प्रोफाइल में क्लिक करूँगा हाई श्रेयन करके आएगा, मतलब कि मैंने क्या किया, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर स्लैश प्रोफाइल नाम का रूट को खोल दिया। हाँ भाई आपने खोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं बाय मिस्टेक गलती से इस प्रोफाइल को प्रोफाइल्स कर दिया, गलती से मैं प्रोफाइल को प्रोफाइल्स कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ सकता है ना। हाँ भाई बिल्कुल एरर आ सकता है, मतलब कि बोलेगा कि या तो टेम्पलेट नॉट फाउंड या तो जिंजा 2 करके कुछ तो एरर मुझे दिखाएगा ही दिखाएगा। चलो देखते हैं, जैसे मैं प्रोफाइल में क्लिक करूंगा तो गाइस आप देखो ये बोल रहा है नॉट फाउंड। क्योंकि गाइस यहाँ पे रूट का नाम गलत हो चुका है। चलिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मतलब कि मान के चलो अपने 1200-1300 लाइन कोड लिख दिया और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे एरर आ रही है, इस टाइम पे ना यार, इससे बचने के लिए हम यहाँ पे URL फॉर को यूज करते हैं। तो कैसे इसको यूज करते हैं, जल्दी से इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं हम लोग URL फॉर। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने HTML के अंदर इस ahref को हटा देंगे, मतलब कि यूज करेंगे एंकर टैग को ही, लेकिन अभी हम इसको हटा देंगे। ओके, कैसे यूज करेंगे तो फिर, तो यार इसको यूज करने के छोटा सा टेक्निक मान के चलो, मैं यहाँ पे ना ahref करके लिख दूंगा और अपने रूट के जगह मैं क्या करूंगा, 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे URL फॉर को इस्तेमाल करूंगा। ओके चलो ठीक है, हमने इस्तेमाल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं URL फॉर को यूज कर दिया तो मैं इसको रन भी करूंगा पैरेंथेसिस से। ठीक है, हमने रन भी कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं वापस अपने मेन डॉट पी वाई के अंदर आऊंगा और ये चेक करूंगा कि किस रूट मुझे रन करना है, उस रूट का फंक्शन का नाम क्या है। मुझे रन करना है प्रोफाइल्स रूट को, ठीक है। अब इस प्रोफाइल्स रूट का फंक्शन का नाम क्या है, प्रोफाइल, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे अपने index.html के अंदर और प्रोफाइल करके लिख देंगे, बस हो गया, बस इतना ही और कुछ नहीं है। और बस इसको हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोफाइल। चलो ठीक है, क्या अभी ये काम करेगा, चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैं इसको कट करके फिर से रन करता हूँ। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे, अरे यार ये मैं कट कर दिया, मतलब कि पूरा डिलीट कर दिया हूँ। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ। अब मैं जैसे प्रोफाइल्स में क्लिक करूंगा तो हाई से रन करके आएगा। अब फर्क नहीं पड़ता यार, आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता हूँ और मैं इसको फिर से रन करके यूज कर सकता हूँ। कुछ भी नाम लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, चाहे तो हम अपना क्रश का भी नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत क्या बात कर रहे हैं? नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली हाई स्पिन करके मुझे आउटपुट में देगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें बनाने का तरीका क्या है, जिस पेज को हमें ओपन करना है उस URL यानी कि उस रूट के पास जाओ, उस फंक्शन का नाम देखो, दिमाग में रख लो, बस हो गया। हम वापस अपने index.html के अंदर आएंगे, हम एंकर टैग को इस्तेमाल करेंगे, href एट्रीब्यूट के अंदर URL फॉर को रन करेंगे। सिंटैक्स याद रखना, बीच में गैप होनी चाहिए। ओके गाइस, हाँ, URL फॉर को हमने यूज किया, फिर हमने फंक्शन को रन किया, कैसे, ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया। ओके, उसके बाद हमने जो फंक्शन का नाम दिमाग में रखा उस फंक्शन को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्या मुझे दिखनी चाहिए एज आउटपुट, उसको मैं अपना एंकर टैग्स के बीच पे लिखूंगा। ये बात आपको पता है अगर आपको HTML आती हो तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते। ओके गाइस, तो अब ये बात आपको क्लियरली समझ पे आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डायनेमिक URL पैरामीटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे भी एक पॉइंट भी मिस कर दोगे ना तो बहुत लॉस में जा सकते हो, तो बिल्कुल इसको मिस मत करना। अब ये डायनेमिक URL पैरामीटर्स क्या होते हैं,
देखो यार, मैं आपको बाय बाय के लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पे बोला है कि यूआरएल के अंदर चेंजिंग वैल्यू भेजना, मतलब कि यूआरएल क्या है? यूआरएल वो है जो कि ब्राउजर के स्टार्टिंग में हमें जो लिंक दिखती है वो होता है। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, हाँ, तो यूआरएल के अंदर चेंजिंग वैल्यू मतलब कि ब्राउजर में शुरू हुआ https करके दिखता है ना, उसके अंदर वैल्यू के बेसिस में हमें आउटपुट में दिखाना। फॉर एग्जांपल देखना मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। ओके, इस इंडेक्स एचटीएमएल को हटा देता है, इससे कोई काम नहीं है मुझे। मैं क्या करूंगा, इन सारे रूट्स को हटाऊंगा, अपने मेन रूट को छोड़ दूंगा। चलो ठीक, ओके गाइस, अब इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी मैं हटा दूंगा और यहाँ पे ना फाइनली हाई देर करके लिखूंगा या फिर हाई करके मैं पे छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, अब मैं आपको ना एग्जाम्पल के लिए इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। ओके गाइस, चलो यहाँ पे हाई करके आया, यहाँ पे हमारा यूआरएल आ गया। ठीक है, अब मेरा ये जो डायनेमिक पैरामीटर है ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इस यूआरएल के अंदर अपना नाम लिख दूं तो मुझे नॉट फाउंड करके नहीं आनी चाहिए, मुझे हाई श्रीहन करके आनी चाहिए, या फिर हाई या फिर एनी नेम दैट आई एम टेलिंग, तो वो आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको? तो गाइस इसको करने का ना एक तरीका है। क्या है तरीका? अब इसको एग्जाम्पल देख सकते हो, रूट का एग्जाम्पल मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। गाइस इस यूजर जो आप देख पा रहे हो इसको हटा दो, इसको पूरा ऐसा हटा दो। ओके गाइस, तो अगर आप यहाँ पे इस यूजर को हटा दोगे तब आपको ना यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और नेम दिखेगा। ओके गाइस, मतलब कि ये फॉरवर्ड स्लैश क्या बता रहा है, ये हमारा होम पेज है। ओके, ये एंगुलर ब्रैकेट नेम क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बस अभी आप मेरे साथ करते चलो क्या होता है। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ना एंगुलर ब्रैकेट नेम करके लिखूंगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे नेम नाम का एक पैरामीटर दिया। ध्यान पे रखना कि इसका नेम और इसका नेम दोनों का स्पेलिंग्स वर्ड्स सारी चीजें सही सेम है। ओके, मैं यहाँ पे नेम करके भी लिखूंगा और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट भी कर दूंगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देखिए, मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, और मैं इसको लाइव सर्वर के थ्रू आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा तब जाके मुझे हाई स्ट्रिंग करके दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे नाम को हटा दूं तो ये मुझे नॉट फाउंड बताएगा। क्यों? मतलब कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये जो नेम है, ये जो नेम है ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। मतलब कि अगर मैं इस नेम के अंदर कुछ वैल्यू दे दूं ना, तब जाके वो आउटपुट के अंदर मेरा नेम देगा और तब जाके वो मेरा रूट है वो वैलिड होगा। अभी अभी तक क्या हो रहा है यहाँ पे, इस नेम के अंदर कुछ वैल्यू नहीं आएगा तब तक मेरा रूट को ये पता नहीं चलेगा कि मुझे ओपन क्या करना है। इसीलिए मैं जब इस रूट को रन कर रहा था बिना कुछ डेटा को ऐड किए, ये मुझे नॉट फाउंड करके बताया, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसके पास कोई वैल्यू नहीं आई है। अगर मैं इस फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी वैल्यू दे देता तो देखो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा और वो वैलिड मान के चलेगा। अब प्रिंट ये जो कर रहा है ना वो इसीलिए कर रहा है गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था नेम एट्रीब्यूट को, लेकिन ये जो वेरिएबल हमारा नेम होल्ड करके रखा है वो इसके पास कैसे गया, यही था ना आपका सवाल। मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखना बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इन दोनों का जो स्पेलिंग्स है या फिर वर्ड में आपको बोलूं, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। हाँ, अगर मैं क्या करूंगा, इस नेम की जगह मैं NAAE करके लिख दूंगा, तो एक बार ना रन करके देखते हैं यह काम करता है कि नहीं करता है। ओके गाइस, काम करता है कि नहीं करता है। तो कैसे मुझे नॉट फाउंड करके बोल रहा है, ठीक है, हमें पता है हमें नॉट फाउंड करके आएगा। मैं यहाँ पे अपना वैल्यू दे देता हूँ तो ये मुझे टाइप एरर दिखा रहा है। क्यों? सोचने की बात है। मतलब कि यार यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो नेम वेरिएबल है ये ना उसके रूट के बाद जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर ना नेम नाम का पैरामीटर को ढूंढना चालू कर देगा। जैसे कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है, मतलब ये जो नेम वेरिएबल है, एट्रीब्यूट नहीं है सॉरी, ये जो नेम वेरिएबल है, ये नेम वेरिएबल इस नेम नाम का पैरामीटर को ढूंढना चालू कर देगा। कैसे? जैसे छोटे बच्चों को ढूंढते हैं ना, ऐसे। मतलब कि इसके पास जो भी वैल्यू है श्रीहन, वो श्रीहन क्या करेगा, नेम नाम का एक एट्रीब्यूट के लिए ढूंढना चालू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मुझे आउटपुट के अंदर ना प्रिंट करना है ना उस नेम को, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट बोल रहा है यार, पैरामीटर दे के रखा है। तो मैं जब भी इस नेम नाम का पैरामीटर दूंगा तब ये जो वेरिएबल है मेरा नेम, इसको ढूंढना चालू करेगा। और ये नेम वेरिएबल क्या करेगा, वो जो ढूंढ रहा है ना, मतलब कि ये जो वैल्यू होल्ड करके रखा है ना,
वो इस ये जो पैरामीटर है वो रिसीव कर लेता है। जैसे रिसीव कर लेता है और इसके पास भी डेटा आ चुका है, मतलब कि ये जो डेटा ये होल्ड करके रखा है ये इसको भेज देगा और ये इसको रिसीव करेगा और आउटपुट के अंदर हमें दिखा देगा, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, वही काम जब हम HTML के अंदर जिंजा टोके के लिए कर रहे थे ना, पाइथन के अंदर जो डेटा उसको HTML के अंदर शेयर कर रहे हैं, वही काम है। पाइथन के अंदर जो भी डेटा है वो उसको हम शेयर कर रहे हैं और हम आखिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, ईजी है, फिर से समझा देता हूँ, अच्छे से देखना। इस मतलब कि जो नेम है ये मेरा डेटा को होल्ड करके रखा, ओके गाइस, और ये जो भी डेटा होल्ड करके रखा है ये इसके पास चले जाएगा, इसको सेंड करेगा ही करेगा। अगर आप यहाँ पे नेम नाम का पैरामीटर नहीं दोगे तो ये कोड काम ही नहीं करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल दोगे इसके पास डेटा आएगा और ये डेटा क्या करेगा, ये वापस जाके अपने नेम नाम का पैरामीटर के लिए ढूंढेगा जो कि मेरे फंक्शन के अंदर है। तो ये ढूंढेगा, जैसे ये ढूंढा तो इसको मिल गया, नेम नाम का पैरामीटर मिल गया, और ये नेम नाम का पैरामीटर उसके पास मतलब कि इस वेरिएबल के पास जो डेटा है वो रिसीव करेगा। जैसे ये रिसीव करेगा इसके पास भी डेटा आ गया और हमें आउटपुट के अंदर दिखा दिया। ओके, बेसिकली हम इनको ना प्रोडक्ट आईडीज वगैरह दिखाने के लिए या फिर प्रोफाइल पेजेस वगैरह दिखाने के लिए यूज करते हैं हाईली। मतलब कि अब देखो इंस्टाग्राम के अंदर या फिर यूट्यूब के अंदर जिनके वेब वर्जन होते हैं, आप देखना URL के पास जब आप इसको ओपन करते हो तब आपका नाम आ जाता है, आपके बेसिस में एक आईडी आ जाती है। अगर आप कभी अमेजोन में देखे होगे तो प्रोडक्ट आईडी आती है, जैसे कि प्रोडक्ट 564545 करके, तब जाके कुछ एक प्रोडक्ट ओपन हो जाता है, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, फोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो गाइस अब हम जानते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होता है। अब ये मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होता है भाई, देखना मैं आपको बाय बैक की लैंग्वेज में फिर से समझा देता हूँ। एक रूट में एक से ज्यादा वैल्यूज, मतलब कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दे पा रहा हूँ ना, नेम किया बस हो गया। हम नेम करके भी नहीं दे सकते, हम ना नेम से ज्यादा वैल्यूज को दे सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, नेम, एज, प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एनीथिंग। ओके, जो चाहे आप वो दे सकते हो। मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया, इस बार मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाया, फिर से मैं यहाँ पे जेंडर नाम का एक चीज लिख दिया। ओके, कुछ इस तरीके से, और मैं आउटपुट के अंदर नहीं सबको प्रिंट कर रहा हूँ, हाई श्रीहन योर एज इज करके मैं अपने एज को प्रिंट करूंगा, एज को प्रिंट करूंगा, और यू आर मेल करके मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, मतलब कि यू आर जेंडर करके मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। लेकिन ये मुझे LLO क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दी है अपने इस फंक्शन के अंदर। तो मैं कॉमा दिया, फिर एज दे दिया, फिर कॉमा दिया, फिर जेंडर दे दिया। अब ये मुझे एकदम परफेक्टली काम करेगा। मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखना यहाँ पे मुझे काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्रीहन, फॉरवर्ड स्लैश लगाया 16, फॉरवर्ड स्लैश लगाया मेल, तो देखो हाई श्रीहन योर एज 16, यू आर मेल। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, आई होप बेबी आपको ये बात आपको क्लियरली समझ पे आया होगा। कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट आएगा, हमें देना पड़ेगा, और इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हो। अब यार जैसे हम इस लेक्चर को या फिर इस कोर्स को इस कोर्स का पार्ट 3 को हम फिनिश किए हैं, मैं आपको थोड़े प्रोजेक्ट आइडियाज दे देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर नहीं बना पा रहे हो आप तो एक बार ChatGPT को जरूर यूज करना। एक होम पेज को बनाओ, जैसे कि 3 रूट्स को ऐड करो, मेन एक डैशबोर्ड पेज बना सकते हो आप, आपको पता है कैसा बनाते हैं उसको, फॉरवर्ड स्लैश बस लगा के। वहाँ पे आप क्या करो, एक होम पेज बनाओ, जैसे कि एक HTML फाइल को यूज़ करके, और उस HTML फाइल के अंदर एक एंकर टैग को यूज़ करके प्रोफाइल में कैसे रिडायरेक्ट करा सकते हैं वो बताओ। उसके बाद अबाउट पेज बना सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शनल चीज़ें, लेकिन एक होम पेज जरूर बनाना। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर कर दो यार इस वीडियो को। तो गाइस साइनिंग ऑफ योर कोड विद श्रीहन, एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब HTML के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं ना, इनपुट टैग्स वगैरह, वो क्या होता है हम कवर करने वाले हैं। और इसके साथ 2 टॉपिक्स को मैं और लाऊंगा ताकि आपको पूरा फ्लैस्क इसी पार्ट के अंदर, मतलब कि पार्ट 4 के अंदर खत्म करा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, एंड बाय एवरीवन।